फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज के वीडियो हम जानने वाले हैं मंगल मिशन में कैसे 9 मंथ लगते थे पर अब इसे मात्र 3 महीने में कंप्लीट कर सकेंगे। पर ये कैसे जानेंगे, इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। नासा लगातार कोशिश करने के बाद एक ऐसे न्यूक्लियर इंजन को बनाया है जिसकी मदद से 90 से 100 दिन में ही मंगल पर पहुंचा जा सकता है। यह पूरी जानकारी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। नासा 2 ऐसे इंजन के ऊपर काम कर रहा है जिसकी कैपेसिटी दुनिया के सबसे पावरफुल रॉकेट फैल्कन से 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। यानी कि आसान सी भाषा में कहा जाए तो जहां अर्थ से प्लूटो तक पहुंचने में 10 साल का समय लगता था, वहीं इस रॉकेट की मदद से मात्र 4 सालों में ही यह कंप्लीट कर लिया जाएगा। बहुत सालों से हम यह सुनते आ रहे हैं कि जैसा पटाखों में रॉकेट काम करता है वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट रियल के रॉकेट में भी यूज होता है। यह कॉन्सेप्ट कुछ हद तक तो ठीक है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि मून मिशन के बाद या किसी मंगल मिशन की बात कर ली जाए तो यह कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कह सकते हैं कि काम नहीं करता। तब काम आता है एक हैवी रॉकेट की जरूरत पड़ती है जिससे कि हैवी थ्रस्ट मिल सके। सॉलिड इंजन का आप इस्तेमाल करते हैं तो यह दूरी इतनी ज्यादा होती है कि आप सॉलिड इंजन से ट्रेवल नहीं कर सकते। और बेसिकली बात कर ली जाए रॉकेट की, तो रॉकेट का वेट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा सॉलिड इंजन के लिए। तो इसके लिए एक नए तरह के इंजन को डेवलप किया जाता है जिसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसकी बात कर ली जाए तो इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रोपेलेंट। अगर आप ये मतलब अच्छे से जानना चाहते हैं क्रायोजेनिक इंजन के बारे में तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके देख सकते हैं। मोटा मोटी तौर पे समझ जाए कि इस तरह के इंजन का इस्तेमाल सेकंड या थर्ड स्टेज में किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले स्टेज में क्यों नहीं कर सकते। देखिए, पहले स्टेज में अगर आप करते हैं तो ये उतना ज्यादा थ्रस्ट नहीं दे सकता ताकि रॉकेट को लिफ्ट कर सके, क्योंकि जब अर्थ पे रॉकेट होता है तो उसके ग्रेविटी से भी कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में आप फर्स्ट स्टेज में कह सकते हैं हम सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें थ्रस्ट मिल सके। तो इसीलिए हम इसको सेकंड या थर्ड स्टेज में रखते हैं। न्यूक्लियर इंजन समझने से पहले हम रॉकेट के कुछ बेसिक के बारे में जान लेते हैं ताकि हम यह न्यूक्लियर इंजन को अच्छे से समझ सकें। बेसिकली रॉकेट में काम करता है न्यूटन का तीसरा नियम। तीसरा नियम के अनुसार यह काम करता है। रॉकेट को ऊपर की तरफ जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मास को इजेक्ट करना पड़ता है नीचे के साइड। इजेक्शन मास जितना ज्यादा होगा रॉकेट की स्पीड कह सकते हैं उतनी तेजी से ऊपर की तरफ उठता है। इसके लिए रॉकेट के फर्स्ट स्टेज में हम सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं, एज इट इज कह सकते हैं एसटीपीबी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट होता है। हाई थ्रस्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इस्तेमाल किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन, जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन अब नासा क्रायोजेनिक इंजन को रिप्लेस करके एक ऐसे न्यूक्लियर इंजन को इस्तेमाल करेगा जिसकी मदद से कह सकते हैं हम बहुत ही कम समय में कह सकते हैं मिशन मंगल हो या मिशन मून हो, इसे कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो नासा के पास इसके 2 डिजाइन है। तो पहली डिजाइन नंबर 1 के बात करते हैं, न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन। पहले टाइप का जो इंजन है न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन। पहले हम समझते हैं न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन के बारे में। इस तरह का इंजन न्यूक्लियर रिएक्टर, इस तरह के कह सकते हैं इंजन में न्यूक्लियर रिएक्टर होता है या बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा कि अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करके पावर प्लांट में हमने पानी को हीटअप करते हैं और उससे स्टीम बना के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। पर यह रॉकेट इंजन में न्यूक्लियर रिएक्टर में कह सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लिक्विड हाइड्रोजन का पास किया जाता है और जैसे ही लिक्विड हाइड्रोजन को रिएक्टर से पास किया जाता है हाइड्रोजन हाई हीट जनरेट करता है और इस हीट को हम नोजल के थ्रू कह सकते हैं पास करते हैं, जिससे कि कह सकते हैं कि हाई थ्रस्ट हमें मिलता है, जो कि क्रायोजेनिक इंजन से कह सकते हैं दुगनी स्पीड देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कॉन्सेप्ट तो क्रायोजेनिक इंजन में भी काम करता है, तो इसमें अलग क्या है। किसी भी रॉकेट की कैपेसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है या कैपेसिटी जानना है तो उसकी इफिशियंसी जानना बहुत जरूरी है। और इफिशियंसी के लिए हम कैलकुलेट करते हैं उसकी, जैसे उस रॉकेट की इफिशियंसी कैलकुलेट की जाती है स्पेसिफिक इंपल्स के ऊपर। तो आइए समझते हैं स्पेसिफिक इंपल्स क्या होता है। देखिए, स्पेसिफिक इंपल्स का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट फोर्स अपॉन फ्यूल फ्लो रेट। यानी कि आसान सी भाषा में कहा जाए तो कि जितनी तेज से कह सकते हैं फ्यूल जलने के बाद जितनी तेज से बाहर आएगा रॉकेट का स्पेसिफिक इंपल्स उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि स्पीड बढ़ानी है तो आपको फ्यूल की स्पीड को बढ़ाना होगा। क्रायोजेनिक इंजन में स्पेसिफिक इंपल्स की बात कर ली जाए तो 4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, जो कि काफी ज्यादा है। पर न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन की बात कर ली जाए तो इसमें इसकी स्पेसिफिक इंपल्स 8 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी कि आसान सी भाषा में कहा जाए तो क्रायोजेनिक इंजन से डबल
इसलिए इफिशियंसी इसकी ज्यादा होती है। अब आते हैं दूसरे नंबर वाले इंजन के बारे में, जिसकी डिजाइन की बात कर ली जाए तो इसका नाम है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक इंजन, रॉकेट इंजन। इस तरह के इंजन को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, उसके बाद इसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है जेनॉन नाम के एटम्स का। जेनॉन आइटम्स को आयनाइज कर लेते हैं और उसे एक नोजल के थ्रू बाहर निकाला जाता है। काफी हाई एक्सेलरेशन जनरेट किया जाता है ताकि जब यह जेनॉन बाहर की तरफ आए तो उसकी स्पीड कह सकते हैं अप टू 40 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जो कि न्यूक्लियर थर्मल इंजन से कह सकते हैं कि 5 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। इफिशियंसी 5 गुना ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए कह सकते हैं यह 5 गुना ज्यादा ताकतवर होता है न्यूक्लियर थर्मल इंजन की रॉकेट की अपेक्षा में। इसलिए नासा का कहना है कि हम इस इंजन का इस्तेमाल यूज करके 100 डे में ही कह सकते हैं 100 दिन में ही अर्थ से मार्स तक जा सकेंगे। वहीं प्लूटो की बात कर ली जाए तो 4 साल में ही पहुंचा जा सकता है। हालांकि नासा अपने सैटेलाइट में यह न्यूक्लियर इंजन को यूज कर चुका है, लेकिन इंजन को बनाना इतना आसान भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कि आखिर नासा इस प्रोजेक्ट को क्यों आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो अब तक की बात कर ली जाए तो इसके 2 रीजन हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रॉकेट की स्पीड बढ़ाने के लिए फ्यूल की स्पीड को बढ़ाया जाता है, लेकिन एक फैक्टर और भी इंपॉर्टेंट होता है जो कि थ्रस्ट होता है। फ्यूल पर नहीं डिपेंड करता, यह थ्रस्ट जो होता है फ्यूल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि यह डिपेंड करता है कि फ्यूल की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा मतलब फेंकी जा रही है बाहर। आयोनाइज इंजन की बात कर लिया तो इसमें जेनॉन बाहर निकलने की स्पीड बहुत ज्यादा है पर क्वांटिटी बहुत ही कम, इसलिए थ्रस्ट बहुत कम होता है। तो इस इंजन का इस्तेमाल आप कह सकते हैं अर्थ के ऊपर लिफ्ट ऑफ के लिए नहीं कर सकते, मतलब कि फर्स्ट स्टेज में आप इस रॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आसान सी भाषा में कहा जाए तो इंजन को स्पेस में ही आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी है कि इस तरह के इंजन का यूज करना काफी हाईली कह सकते हैं कि रिस्की हो सकता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम को अर्थ पर कंट्रोल करना काफी कठिन काम होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो स्पेस में ऐसा कुछ होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो पूरी तरीके से सबको अपनी जान गंवानी हो सकती है। तो क्योंकि ये इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए रसिया ने इस रॉकेट के ऊपर बैन कर दिया है और नासा इस पर अब तक भी कह सकते हैं पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया है, इसलिए इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं कर रहा। वहीं इसका सलूशन अगर निकाल भी लेते हैं तो अब एक प्रॉब्लम और भी आती है। जब मंगल पर हम जाते हैं तो 90 से 100 दिन का समय लगता है। ऐसे लो ग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स को रहना होता है तो आदमी के बोन्स को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देती है। तो ऐसे में बचने के लिए एक सिंपल सा उपाय किया जाता है कि रॉकेट को रोटेट किया जाए ताकि सेंट्रीपेटल फोर्स के जरिए एस्ट्रोनॉट जो है वह जमीन पर कह सकते हैं चिपके रहे रॉकेट के अंदर। इस कह सकते हैं इस उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक और उपाय होता है कि रॉकेट को 9.8 मीटर की स्पीड पर रखा जाए ताकि रॉकेट के अंदर अर्थ जैसा माहौल ही क्रिएट किया जा सके। आपको क्या लगता है कि इस इंजन के बारे में इसे डेवलप करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।